हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश करवार, आपका फिजिक्स टीचर, और स्वागत करता हूं आपका एटॉमिया क्लासेस में। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी रिफ्लेक्शन की और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में देखा था कि क्या होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, जिसमें हम लोगों ने 2 पॉइंट लिखे थे, क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा पॉइंट क्या था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों रेज जो है ना, ये तीनों लाइंस जो हैं वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं और रिफ्लेक्शन की कि और क्या क्या चीजें हैं रिफ्लेक्शन में, है ना। ठीक, तो ऐसा कह सकते हैं कि 2 स्पेशल केसेस होते हैं रिफ्लेक्शन में, है ना। कौन से स्पेशल केस है? एक स्पेशल केस होता है कि नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस, हालांकि कोई स्पेशल केस नहीं है ना, ये बात हमें देख के ही पता चल जाती है। नॉर्मल इंसिडेंस ये क्या कहता है कि कोई सरफेस है ना, कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है या कैसा भी सरफेस है, अगर उस पर लाइट बिल्कुल परपेंडिकुलरली पड़ती है ना, यानी कि अलोंग द नॉर्मल कोई लाइट पड़ती है, इंसिडेंट रे अलोंग द नॉर्मल पड़ती है, तो वो वापस से सेम उसी पाथ में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। इंसिडेंट रे आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, और नॉर्मल भी सरफेस का इसी के डायरेक्शन में है। तो ये है एक स्पेशल केस कि नॉर्मल इंसिडेंस, लाइट जिस तरह से आई उसी तरह से लाइट वापस चली गई, बाउंस बैक हो गई। ठीक, दूसरा है ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस, इसमें क्या होता है कि लेट से कोई सरफेस है ना, किसी भी तरीके का सरफेस आप ले सकते हैं, इस तरीके का सरफेस है, इस पे लाइट कुछ इस तरीके से पड़ती है कि इसको जस्ट टच करते हुए जाए। कैसे? इस तरीके से, है ना, जैसे सर्कल पे आपने टेंजेंट पढ़ा होगा, पैराबोला पे टेंजेंट पढ़ा होगा, ठीक उसी तरीके से इस सरफेस पे टेंजेंशियली बिल्कुल लाइट अगर इस तरीके से आती है तो क्या होगा? कोई बेंडिंग नहीं होगी, है ना, कोई रिफ्लेक्शन डेविएशन नहीं होगा, सीधे वो बिल्कुल इस पॉइंट को, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को टच करेगी और टच करते हुए निकल जाएगी। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल से 90 डिग्री पहले भी था और 90 डिग्री अब भी है। समझ में आ रहा है? तो ये वाला जो एग्जाम्पल है उसे कहते हैं हम लोग ग्रेजिंग इंसिडेंस, जिसमें लाइट जस्ट सरफेस को ग्रेस करते हुए निकल जाती है। ठीक, आइए और देखते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में। आइए इस पे एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ताकि रिफ्लेक्शन को और अच्छे से हम लोग समझ पाए। लिखिए, क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन है कि इफ लाइट इज इंसिडेंट on a parabolic surface in horizontal direction such that it gets reflected in vertical direction, तो find coordinates of the point, है ना, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए जहां पे ये फिनोमिनन हो रहा है या ये प्रोसेस हो रहा है। लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। आइए तो डायग्राम से समझते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो जो पैराबोला है क्वेश्चन में, है ना, कैसा भी पैराबोला हो सकता है, हमें पता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है। तो लेट्स से कि जो इक्वेशन है वो है y² इज इक्वल टू 2x। ठीक, ये इक्वेशन इस पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। आइए
तो ये पैराबोला है, उन्होंने कहा हॉरिजॉन्टल लाइट आ रही है, तो हॉरिजॉन्टली लाइट यार किसी पॉइंट पे मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे लाइट हॉरिजॉन्टली इस तरीके से आ गई है, ठीक। फिर क्या हुआ है, लाइट बिल्कुल वर्टिकली रिफ्लेक्ट बैक हो गई है, ऐसा कहा गया है क्वेश्चन में। तो इस कंडीशन के लिए ये जो पॉइंट है x, y, ये हमें बताना है कि ये कितना है, ठीक। अब सबसे पहले समझने की बात है कि क्या XY पॉइंट ऐसा अकेला पॉइंट है जहां पे ये कंडीशन होगी कि लाइट हॉरिजॉन्टली आई और वर्टिकली रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो आइए देखते हैं इसको। लेट से यहां पे अगर हम लोग लेते हैं तो क्या होगा, लाइट इस तरीके से आएगी, ये कुछ नॉर्मल होगा और इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, है ना। इस पॉइंट के अलावा कहीं पे भी लेंगे तो कुछ ऐसा फिनोमिनन होगा। यहां पे अगर बात करें तो लाइट ऐसे आएगी और सेम इसी पाथ में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक। तो ये एग्जामिन करने से हमें ये पता चलता है कि एक ये पॉइंट तो है, इसके नीचे एक और ऐसा पॉइंट होगा, है ना, सेम सिमेट्रिक सरफेस है, तो एक और पॉइंट होगा जहां पे ये सेम फिनोमिनन हो सकता है, क्या कि लाइट हॉरिजॉन्टली आए और वर्टिकली रिफ्लेक्ट बैक कर जाए, ठीक। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिएगा, अब जरा इसको ध्यान से देखिए, है ना। हमें क्या चाहिए, हमें कुछ एंगल्स चाहिए, ठीक। तो लाइट ये आई है हॉरिजॉन्टली और रिफ्लेक्ट बैक हो गई है वर्टिकली। तो लेट से कि इस पैराबोला पे ये नॉर्मल है ना। अगर ये नॉर्मल है तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली के बीच में एग्जैक्टली इक्वली डिवाइड करेगा ये नॉर्मल, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लेट से ये एंगल आई है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक। अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई। अब ऐसा कैसे हो सकता है, अगर ये पूरा 90 डिग्री है तो यानी कि ये दोनों एंगल कितने होने पड़ेंगे, 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। बहुत अच्छे। अब ये जो टेंजेंट है, ठीक, इसमें अगर ये एंगल हमने फाइंड आउट किया कि ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये एंगल 45 डिग्री है, ये क्या है, नॉर्मल है, ये क्या है, ये टेंजेंट है। टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, अगेन 45 डिग्री। अल्टरनेट एंगल से ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 डिग्री। क्या समझ में आ रहा है सबको, ठीक। यानी कि अगर ये पैराबोला है, इस पे हम लोग टेंजेंट मारते हैं तो इस पॉइंट पे इसका स्लोप कितना है, tan 45 डिग्री। tan थीटा कितना है, स्लोप ऑफ पैराबोला, स्लोप ऑफ पैराबोला ऑन दैट पॉइंट, है ना, उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ पैराबोला इज tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री इक्वल टू हाउ मच, 1। समझ में आ रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे स्लोप कितना है, 1, tan 45 डिग्री। आइए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक। तो अगर इसका स्लोप 1 है तो dy बाई dx हमें पता है वो भी स्लोप होता है। इस इक्वेशन से हम dy बाई dx निकालते हैं और उसको भी इक्वेट कर देते हैं किससे, स्लोप इक्वल टू 1 से। तो आइए देखते हैं dy बाई dx निकाल लें। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, है ना। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे, कर दीजिए डिफरेंशिएट, क्या आ जाएगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, 2। क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई वाई। आया नहीं आया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई वाई, ठीक। इधर आ जाइए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई आई, यानी कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स आया है और पहले जो हमारा स्लोप आया है दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों उस पॉइंट पे क्या है, स्लोप है। तो आइए इस पॉइंट पे ये जो स्लोप आया है ये जनरल स्लोप है, ये इस पॉइंट पे हम लोग इसके इक्वेट कर देते हैं tan थीटा के, यानी कि 1 बाय वाई शुड बी इक्वल टू कितना स्लोप है, 1।
यानी कि y इक्वल टू 1, यानी कि इस कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पुट कर दीजिए इन इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। इक्वेशन में पुट करेंगे y की वैल्यू, हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। x की वैल्यू क्या मिलेगी, y1 x इज इक्वल टू हाफ, यानी कि कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा हमारा, xy कोऑर्डिनेट हाफ एंड 1। कोई दिक्कत, ठीक, तो ये xy कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा। इस पॉइंट का सिमेट्रिकली एक और पॉइंट है, अगर इसका कोऑर्डिनेट है हाफ कॉमा 1 तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस हाफ कॉमा 1, ये हो जाएगा प्लस हाफ कॉमा 1। तो ऐसे दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे। समझ में आ रहा है आपको, ठीक, लिख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्शन एट प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर। ठीक, कुछ कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, पहले वो देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है ना। तो हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमने 9th 10th में भी पहले पढ़ा हुआ है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट को कहा जाता है कि जो इंसिडेंट रेज हैं उनका इंटरसेक्शन जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाता है। किस तरीके से, कि जैसे कि यदि ये हमारा प्लेन मिरर है, लेट से कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, यहां से ढेर सारी रेज निकलेगी इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन के लिए। ठीक, अब ये जो रेज निकली है देखिए, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कि नहीं। उसके बाद क्या होगा, ये जो रेज है ये रेज रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। कैसे रिफ्लेक्ट बैक होगी, जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे वापस चली जाएगी, जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे वापस चली जाएगी। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक, अब देखिए अगर हम इनको आगे बढ़ाते हैं, है ना, इस तरह से आगे बढ़ाते हैं, तो क्या ये कहीं पे मीट कर सकती है, नहीं कर सकती है ना। इनफाइनाइटली कहीं पे भी चले जाइए, क्योंकि ये तो डाइवर्जिंग है, हमेशा डाइवर्ज होती रहेगी। तो इन्हें मीट कैसे कराया जाए, तो हम इन्हें मिरर के पीछे इस तरीके से एक्सटेंड करते हैं, मिरर के पीछे एक्सटेंड करते हैं। तो हम देखेंगे कि एक्सटेंड करने पे किसी पॉइंट पे जाके ये रेज कट करती है कि नहीं, ये रेज कट करती है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है इनका एक्चुअल में कट करना या फिर वर्चुअली कट करना इमेज कहलाता है। क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है। तो दूसरा हमारा पॉइंट हो जाएगा इमेज। इमेज क्या होता है, क्या बात की हमने कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, जो रेज निकलती हैं ऑब्जेक्ट, है ना, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट कहलाता है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इमेज कहलाता है। क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है। अब ये इमेज के भी दो टाइप होते हैं, डिपेंड करता है वो कि ये जो रेज आई हैं एक्चुअली में पीछे की तरफ, है ना, ये मिल रही है या फिर ये डाइवर्जिंग है, इनको पीछे एक्सटेंड करके हमें वर्चुअली मिलाना पड़ रहा है। ठीक, उसकी भी बात करेंगे हम लोग। पहले बेसिक डेफिनेशन, व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज इमेज। ऑब्जेक्ट के लिए हमने क्या कहा, पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, point of intersection of incident rays, of incident rays। इमेज के लिए क्या कहा हमने, it is defined as point of intersection of reflected rays, reflected rays। ठीक, अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी दो तरह के होते हैं, ये जो इमेज है वो भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, तो ऑब्जेक्ट जो है वो एक
रियल ऑब्जेक्ट होता है, रियल ऑब्जेक्ट होता है, और एक होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। एक क्या होता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। है ना, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि एक रियल ऑब्जेक्ट होता है, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है ना। ऑब्जेक्ट हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर है, किसी की परछाई बन रही है, तो वो तो हमेशा रियल होना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। देखिए कैसे, रियल ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये जो एग्जांपल है ये किसका है? रियल ऑब्जेक्ट का। इसमें क्या है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज है वो रियली में होता है ना, वो सामने होता है। कैसे? इस तरीके से, ये इंसिडेंट रेज थी, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मली है तो अपने पाथ पे वापस आ जाएगी। तो ये दो रेज हैं, ये क्या है? एक्चुअली में इस पॉइंट पे कट कर रही है। तो ये ऑब्जेक्ट जो होगा वो कैसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा? रियल ऑब्जेक्ट। बात करते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसा होगा। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट देखिए ऐसा होता है, लेट्स से ये हमारा मिरर है। अब रेस कुछ इस तरीके से आए, है ना, बहुत दूर से आ रही है, कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है ना, जो एक्चुअली में हम लोग यहाँ प्लॉट नहीं कर सकते, बहुत दूर है, सन है, स्टार्स हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो बहुत दूर है और बहुत बड़े हैं। तो होता क्या है कि वहां से रेज कुछ इस तरीके से आती है ना। यह कह सकते हैं कि यहां से बिल्कुल इनफाइनाइटली ऐसे आ रही है रे, ये रे है, मान लीजिए एक और रे है ऐसे, ये इंसिडेंट रेज है, इस तरीके से आ रही है। अब ध्यान दीजिए कि ये जो इंसिडेंट रेज है क्या वो पीछे कहीं पे मिल सकती है? नहीं मिल रही है। वो तो कैसी है? कन्वर्जेंट, कन्वर्ज होना चाहती है, लेकिन कन्वर्ज होने से पहले हमारा मिरर बीच में आ गया। हो सकता था कि मिरर अगर थोड़ा सा राइट साइड शिफ्टेड है तो ये लोग मिरर से पहले ही कन्वर्ज हो जाते एक पॉइंट पे, बट ऐसा नहीं हुआ। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम इन्हें एक्सटेंड करते हैं। हम इन्हें क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड करने पे हमें पता चलेगा कि एक कन्वर्जन पॉइंट मिल गया हमें। ये जो कन्वर्जन पॉइंट है इसी को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है क्या? ठीक, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि ये रियल ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ये मिरर के सामने इंटरसेक्ट नहीं हुई है इंसिडेंट रेज, मिरर के पीछे हमें एक्सटेंड करनी पड़ी है इन इंसिडेंट रेज को, तब जाके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है। समझ में आ रहा है क्या? काफी लोग कंफ्यूज होते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट में, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट ये होता है। आइए बात करते हैं अब इमेज की, कि इमेज भी रियल इमेज होती है और रियल वर्चुअल इमेज होती है। आइए इसे लिख लीजिए अच्छे से। ठीक, बात करते हैं हम लोग इमेज की। इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज की अगर बात करें हम लोग, तो रियल इमेज में जो इमेज है वो सामने बनती है। कैसे? जैसे अभी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की हमने बात की थी कि इस तरीके से मान लो रेज आ रही थी, ठीक, इन्हें हम पीछे एक्सटेंड कर देते हैं। पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहीं पे ये रेज इंटरसेक्ट कर रही है क्योंकि कन्वर्जेंट है ना, किसी एक पॉइंट पे जाके मिल रही है। डाइवर्जेंट यानी कि अलग अलग हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। कन्वर्जेंट यानी कि जाके किसी एक पॉइंट पे टर्मिनेट होने वाली है। ठीक, तो ये कन्वर्जेंट है। या हमें कैसा ऑब्जेक्ट मिला? वर्चुअल ऑब्जेक्ट मिला। अब क्या होगा? इस मिरर पे ये रेज पड़ते ही रिफ्लेक्शन हो जाएगा। रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा? कुछ इस तरीके से, है ना, एंगल आई, एंगल आर। यहां पे भी सेम चीज होगी। ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल से जितना एंगल आई था उतना ही एंगल आर भी हो जाएगा। अब देखिए ये जो रेज थी जिन्होंने वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाया, उन्होंने इमेज देखिए कैसा बनाया? एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में आके इन्होंने कट किया है। दिख रहा है क्या? ठीक,
तो ये जो कट किया है ये क्या है, एक्चुअली में कट किया है मिरर के आगे, मिरर के पीछे नहीं, मिरर के आगे कट किया है। तो आगे या पीछे से कंफ्यूज नहीं होना है ना, हमें क्या ध्यान रखना है, इंटरसेक्शन, कि रिफ्लेक्टेड रेस का इंटरसेक्शन रियली में हो रहा है या फिर वर्चुअली हो रहा है, हमें एक्सटेंड करके करना पड़ रहा है या फिर रियली में कहीं पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है। तो हमने क्या देखा कि रिफ्लेक्टेड रेस जो थी उसका रियली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है, रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये कौन सी इमेज हो जाएगी, रियल इमेज हो जाएगी। कैसी इमेज हो जाएगी, रियल इमेज हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या, क्या कहा हमने रियल इमेज के लिए, कि जो इमेज बनेगी वो एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बनेगी, है ना, उन्हें एक्सटेंड नहीं करना पड़ेगा, जो कि हम लोग मिरर के केस में हमें एक्सटेंड करना पड़ता है ना। सिंपल रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में कहीं पे मीट नहीं होती है, उन्हें पीछे एक्सटेंड करके मीट कराया जाता है ना। ठीक, यहां लिखिए इसको अच्छे से समझिए। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, वर्चुअल इमेज की। वर्चुअल इमेज की तो प्लेन मिरर जो जनरली बनाता है वो वर्चुअल इमेज ही बनाता है, वो वर्चुअल इमेज ही बनाता है। कैसे कि मान लीजिए रियल ऑब्जेक्ट है हमारा, ये रियल ऑब्जेक्ट है, ये नॉर्मल है, इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, एंगल आई एंगल आर। एक रेज और ले लीजिए, है ना, इस तरीके से हम इन्हें पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहीं पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल रहा है, किसका, रिफ्लेक्टेड रेज का, रिफ्लेक्टेड रेज का। तो ये जो इमेज मिली वो इमेज कैसी मिली, वर्चुअल इमेज। समझ में आ रहा है आपको, रियल इमेज क्या है और वर्चुअल इमेज क्या है। रियल इमेज का मतलब रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, वर्चुअल इमेज का मतलब वर्चुअली या फिर एक्सटेंड करके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले किसका, रिफ्लेक्टेड रेज का। जैसे डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज थी, डाइवर्ज हो रही थी, उन्हें मिलाने के लिए हमें एक्सटेंड करना पड़ा है मिरर के पीछे। ठीक, तो प्लेन मिरर के लिए हम ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट रियल है, रियल ऑब्जेक्ट है, तो इमेज जो मिलेगी वो वर्चुअल मिलेगी। ठीक, और अगर ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो जो इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, रियल इमेज मिलेगी। ठीक, लिखिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि नेचर ऑफ इमेज फॉर प्लेन मिरर विल बी लाइक, फॉर रियल ऑब्जेक्ट इट इज वर्चुअल इमेज एंड फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट इट इज रियल इमेज। फाइन, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, है ना, क्या कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। इसका क्या मतलब है कि आपकी ऑब्जेक्ट से लेके मिरर की जो दूरी है सेम वही दूरी, सेम वही डिस्टेंस मिरर से लेके इमेज तक की रहेगी। ये प्लेन मिरर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए कैसे, लेट्स से ये हमारा प्लेन मिरर है, ये हमारा प्लेन मिरर है, मिरर से हमने u डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया तो मिरर के जस्ट पीछे, वर्चुअल इमेज अगर बन रही है, मिरर के जस्ट पीछे उतने ही डिस्टेंस, है ना, v इज इक्वल टू u, है ना, v इज इक्वल टू u, उतने ही डिस्टेंस पे इमेज भी बन जाएगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग u से रिप्रेजेंट करेंगे और इमेज डिस्टेंस को हम लोग v से रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू आउट द ऑप्टिक्स। ठीक, बढ़िया, देखिए। तो आइए इमेज फॉर्मेशन सीखते हैं हम लोग कि कैसे इमेज बनती है प्लेन मिरर में। फॉर्मेशन ऑफ इमेज और इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहले सिंपल सा एग्जांपल से मैं बताता हूं आपको कि कैसे इमेज बनती है। लेट्स से ये हमारी आईज है, हमारी आईज के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसे हमें प्लेन मिरर में देखना है। ठीक, तो क्या होगा कि यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से रेज निकल के मिरर पे जाएगी। ठीक, कुछ इस तरीके से ये हमारी कौन सी रेज हो जाएगी, इंसिडेंट रे हो जाएगी।
याद रखिएगा कि कभी भी इमेज बनाने के लिए मिनिमम हमें 2 इंसिडेंट रेज चाहिए ही होगी। एक और ले लेते हैं इंसिडेंट रे, ये एक दूसरी इंसिडेंट रे हो गई, ठीक। मिरर से ये नॉर्मल, इसके अबाउट क्या होगा, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लिए ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। पॉइंट शुड बी नोटेड, इंसिडेंट रे ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना। क्या बात करेंगे, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर हो गए। तो अब देखा हमने कि पीछे तो कहीं नहीं मिल रहा है, हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड कर देते हैं, है ना, एक्सटेंड कर देते हैं पीछे, ये लीजिए एक्सटेंड हो गया, है कि नहीं। हम लोग स्केल से बनाए तो एग्जैक्टली डायग्राम बनेगा, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये, ठीक। तो लेट से ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, तो ये क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस v, और यहाँ हमें क्या मिली, हमारी इमेज। क्लियर है, इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है। और एग्जांपल आइए देखते हैं। लेट से कि यहाँ पे कोई हमारा मिरर है, ठीक, और हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ पे है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ओ, इसकी इमेज कैसे बनेगी। तो हमें ये पता है कि 2 रेज हमें बनानी पड़ेगी। वो 2 रेज कहीं से भी हम लोग बना सकते हैं, मिरर के किसी भी पार्ट पे जा सकती है। लेट से कि मेरी पहली रे इस तरीके से गई, I1 कह देते हैं, ठीक। यहाँ क्या होगा, रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ आ गई, है ना। ये क्या है, एक्सटेंडेड है, मैं इसको डॉट से दिखाता हूँ, एक्सटेंडेड, ठीक। और एक रे हमें ज़रूरत है इसको बनाने के लिए, ये हमारी एक और रे ले लेते हैं, ये एक और इंसिडेंट रे, जिसको लेट से I2 कह देते हैं। यहाँ पे भी फिर से रिफ्लेक्शन होगा, फिर से रिफ्लेक्शन होगा, है ना। ये R1 रिफ्लेक्टेड रे 1, रिफ्लेक्टेड रे 2। इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। और ये देखिए दोनों रेज एक पॉइंट पे जाके मिट कर गई है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ इमेज होता है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक। और बताऊं, और देखिए सिंपल सिंपल एग्जांपल, है ना। लेट से ये हमारे 2 मिरर्स आ गए। अब क्या किया मैंने, 2 मिरर लिए, 2 मिरर लिए, और लेट से कि इन मिरर से इस पोजीशन पे मान लो ए डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस है, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। यहाँ क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। अब यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है तो क्या होगा भाई, सबसे पहले मान लेते हैं इस वाले मिरर 1 पे हम लोग इमेज बनाते हैं। तो मिरर 1 पे क्या होगा, एक रे तो इस तरीके से चली गई, ठीक, वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, पीछे एक्सटेंड कर देता हूँ मैं, ठीक। और रेज जाएगी, है ना, कहीं भी आप ले सकते हैं और रेज को, इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट बैक होके कहीं ऐसे जाएगी, या फिर आप सिंपली यहाँ पे भी ले सकते थे, है ना। एंगल I के करस्पॉन्डिंग एंगल R मिल जाएगा, उसको पीछे एक्सटेंड कीजिए, आप देखेंगे कि यहाँ पे कहीं कट कर रही है, एक ये वाली रे और एक ये वाली रे, यहाँ कट की, यानी कि यहाँ पे आपकी एक इमेज बन गई, किसके, मिरर 1 की वजह से, मिरर 1 की वजह से, ठीक। मिरर 2 की बात करते हैं। ये ऑब्जेक्ट था हमारा, सेम हमें पता है इस पॉइंट से ये लिख सकते हैं कि इसमें भी ए डिस्टेंस पीछे यहाँ बन जाएगी एक इमेज। क्या प्रोसेस, सेम प्रोसेस, है ना। जैसे इसमें इमेज बनी है, ठीक उसी तरीके से सिमेट्रिक एक इमेज यहाँ पे भी बन जाएगी, सेम डिस्टेंस पे इमेज। लेट से ये I2 है ड्यू टू मिरर 2, दिख रहा है क्या साफ साफ। एक इमेज यहाँ है I1, एक इमेज यहाँ है I2, ठीक। अब देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज होगी, क्या, कि ये जो इमेज है आपकी I2, है ना, इसका रिफ्लेक्शन फिर से मिरर 1 में होगा। सोच पा रहे हैं आप लोग कि I2 का रिफ्लेक्शन फिर से मिरर 1 में होगा और I1 का रिफ्लेक्शन फिर से मिरर M2 में होगा। इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, है ना, जब इमेज फॉर्मेशन के
प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे, अच्छे अच्छे इमेजेस बना रहे होंगे। अभी ये दोनों चीज़ें लिख लीजिए। हाँ, इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि 3 इमेजेस बनती है। कितनी बनती है? 3 इमेजेस बनती है। कोशिश कीजिएगा आप तीसरी इमेज कैसे बनेगी उसको बनाने की, हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आगे बताऊंगा मैं। ठीक, लिखिए, है ना, कि वो इमेज कैसे बनती है, तीसरी इमेज कैसे बनती है।